वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवां बजट पेश कर दिया है। ये अंतरिम बजट है। आने वाले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस बजट में कहीं ना कहीं लोक लुभावन ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो 2024 के चुनाव को अफेक्ट करेंगी। यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखा है, चाहे वो किसानी कह ले, रेलवे कह ले या महिला प्रधान इस देश की बात कर लें। तो तमाम चीजों पर एक नजर इस खबर में डालेंगे और साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा बजट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान प्रधान प्रदेश है और इस बजट में किसानों के लिए भी खासी बातें कही गई है, साथ में रेलवे के लिए भी खासी बातें कही गई है। और पिछले दिनों हमने देखा भी है कि छत्तीसगढ़ का रेलवे लॉकडाउन के बाद काफी प्रभावित रहा है, क्योंकि कोल ट्रांसपोर्टेशन इस क्षेत्र से काफी है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं एक रिपोर्ट। वैसे तो चुनाव के पहले के हर बजट को चुनावी बजट कहा जाता है, पर आज बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस बजट को पेश किया उस पर जनता, राजनीतिक पार्टियां और लाभार्थी तीनों ही अलग अलग राय रख रहे हैं। यहाँ पर जनता वो जो वोट देगा, राजनीतिक पार्टियां जो अमूमन प्रतिद्वंदी होती हैं और तीसरे वो जिनको इस बजट से लाभ मिल सकता है। बजट में महिलाओं, किसानों, ट्रेन सभी विषयों पर बात की गई है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी माहौल गर्म दिखा। मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही है। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, इन सब के लिए तो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं, उनको मदद करने वाली योजनाएं तो हैं ही, जो कि किसी भी विकासशील देश के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कोट किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और मोदी जी ने उसमें अंतिम शब्द जोड़ा है, जय अनुसंधान। तो जब तक कोई राष्ट्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान की दिशा में, वैज्ञानिक शोध की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में, स्टार्टअप्स की दिशा में काम नहीं करता, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए आज की दुनिया में इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, किसी के पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, अगर उससे कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जो भारत में इनोवेशन कल्चर को, दुनिया में भारत को इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुझे नजर आता है। बेहद ही निराश करने वाला बजट है। और महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 10 साल में जो नियमित बजट था उसमें तो आपने कोई कार्य योजना दिखाई नहीं, और जो अंतरिम बजट है यह बजट भी लगभग लफाजी करते हुए दिख रहा है। लोगों के को राहत देते हुए नहीं दिख रहा है, न नौकरी पेशा को कोई राहत मिल रही है, न सर्विस और न ही व्यवसायिक क्लास को कोई राहत मिल रही है। मध्यम वर्ग को भी झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री जी दावा करते हैं कि आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे भैया, आप अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, तो आने वाले 5 साल की कार्य योजना आप किस नैतिकता से बना रहे हैं? पिछले 10 साल में आपने कितने लोगों को मकान दिए, पहले उसके बारे में तो जवाब दे दें। तो कुल मिला के यह बजट बेहद ही निराश करने वाला और लोगों को हताश करने वाला बजट है। जानकारों के माने तो केंद्र सरकार इस अंतरिम बजट को लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र की तरह पेश कर रही है, जिसमें कहने को तो बहुत कुछ है, पर कहाँ है ये अभी प्रश्न चिन्ह है। देखिए, कोई बहुत लोक लुभावना बजट आप इसे नहीं कह सकते फिलहाल स्थिति में, जो अभी है चुनाव की तैयारी के रूप में दिखता है। और इसे चुनाव, आने वाले समय में जो चुनाव है
उसका एक प्रोपेगेंडा फिलहाल मान सकते हैं। पूरे दौरान बजट भाषण के दौरान मैडम ने जो है हमने 9 वर्ष में उसका ज्यादा वो था। इन्होंने तुलनात्मक बजट देने की कोशिश की है कि 9 साल पहले स्थिति क्या थी भारत की और आज की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन कुछ जो थे इन्होंने देखा, इन्होंने समझा कि 6,000 रुपए जो 3 किस्त में मिल रहे हैं किसान को, वो काफी कारगर साबित हो रहा है, तो उस पर उन्होंने जरूर फोकस किया है। 8,000 देने के उन्होंने बात की है। आयुष्मान को लेके उन्होंने 10 लाख करने की बात की है। ये जो ग्राउंड में फायदे पहुंचते हैं और जिसके फायदे मिले भी, सरकार ने इसके फायदे उठाए भी, वो वापस उन्होंने रिपीट किए हैं और लोकसभा में फिर से इसे एक कमिटमेंट के रूप में उन्होंने कहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ और रेलवे का सवाल है तो बाकी अन्य जगह का और छत्तीसगढ़ की बातें अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में वो तमाम वो फैसिलिटी अभी भी क्या, बेसिक चीजें, बेसिक पैसेंजर की जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो तो ढंग से हम चला नहीं पा रहे। लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत बेकार है, अच्छी नहीं आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कोल को लेके तवज्जो है, कोल ट्रांसपोर्ट को लेके तवज्जो है, दे रही है रेलवे डिपार्टमेंट, वो पैसेंजर्स के बदले इम्पोर्टेंस अब कोल की हो गई है, कॉर्पोरेट की हो गई है। तो जो इंसान है, जो पैसेंजर है, जो यात्री है, मैं कहूँगा स्पष्ट तौर पे कि वो अभी भी छत्तीसगढ़ में रेलवे डिपार्टमेंट के लिए वो सेकेंडरी है। प्राइमरी अभी भी उनके लिए ट्रांसपोर्ट, कोल ट्रांसपोर्टेशन है, माइनिंग है, कॉर्पोरेट को सपोर्ट है। बहरहाल इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ 9 साल में किए गए कामों को बताया है, तो वहीं आने वाले समय में किए जाने वाले कामों की बात भी कर दी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अंतरिम बजट में किस तरीके से फायदा होता है। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।